नमस्कार, बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश की सियासत में 11 फरवरी का दिन ऐतिहासिक होगा। पीएम मोदी यहां जनजातीय महाकुंभ को संबोधन के साथ लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज करने वाले हैं। स्थान चुना गया है झाबुआ। भाजपा के तमाम नेताओं ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 11 फरवरी को होने जा रहे जनजातीय सम्मेलन के जरिए भाजपा की निगाह मध्य प्रदेश की 3 और सीमावर्ती गुजरात और राजस्थान राज्य की दो आदिवासी लोकसभा सीटों पर है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन झाबुआ से लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने अपनी आखिरी चुनावी सभा भी यहीं से ली थी। रतलाम संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 3 जिलों रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर के लिए झाबुआ मध्य प्रदेश में झाबुआ जो है वो मध्य बिंदु है, यानी कि सेंट्रल पॉइंट है। यहाँ की सीमा धार संसदीय क्षेत्र से जुड़ी है, तो वहीं खरगोन संसदीय क्षेत्र से भी लोक संस्कृति और परंपरा के अनुरूप इसका नाता है। इसके साथ ही सीमावर्ती गुजरात राज्य का दाहोद और राजस्थान राज्य का बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र भी झाबुआ जिले की सीमा से सटा है। लिहाजा राजनीतिक दृष्टिकोण से आदिवासी अंचल झाबुआ वर्तमान में राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बन गया है। 1 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी तैयारियों का जायजा लिया। इसके अलावा कई वरिष्ठ नेता वहां पर पहुंचे। तो आज चर्चा हम इसी पर करेंगे, लेकिन इससे पहले किसने क्या कहा प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, ये आपको सुनवाते हैं। विश्व के लोकप्रिय नेता और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी कल झाबुआ की धरती पर आदिवासी भाइयों बहनों को संबोधित करने के लिए आए हैं, और इसीलिए आज ये जो हमारी तैयारी है अंतिम चरण में तैयारी हो चुकी है, और कल ऐतिहासिक जनजाति भाइयों बहनों का यहाँ समागम होने वाला है, और उसका नेतृत्व करने के लिए और उसका मार्गदर्शन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहुंचे। 11 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी झाबुए के दौरे पर पधार रहे हैं और एक बड़ी जनजातीय रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी सम्मिलित होंगे। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश झाबुआ से लेकर के उस क्षेत्र के हमारे सभी कार्यकर्ता व्यापक तैयारियों में जुटे हैं, और मैं सबसे अपील करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जोरदार स्वागत के साथ ऐतिहासिक रैली और लोकसभा के चुनाव का आगाज माननीय प्रधानमंत्री जी झाबुआ से 11 तारीख को करेंगे। हम सबका सौभाग्य है यशस्वी प्रधानमंत्री यद्यपि एक बार वर्षों में बदल चुके थे, लेकिन पहले इस सरकार के गठन के बाद हमारे अपने आदिवासी अंचल झाबुआ की धरती पर आकर के मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करेंगे, और वो भी खास दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने आज के दिन एक तरह से अपना शरीर छोड़ा था। हमारी पंडित जी की पुण्यतिथि है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जब यहाँ आ रहे हैं तो निश्चित रूप से वो पूरे क्षेत्र को, प्रदेश को सौगात देंगे। वो है ही शुभंकर और विकास परक, जिस प्रकार से हमारे लिए वो विजन रखते हैं, खास करके आदिवासी अंचल में आकर के दीनदयाल जयंती के अवसर, दीनदयाल पुण्यतिथि के अवसर पर वो हम सबको संबोधित करेंगे। इस अवसर पर सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत कई सारे राजमार्ग का भूमि पूजन, लोकार्पण, रेल लाइन का लोकार्पण, भूमि पूजन और अन्य अन्य कामों का एक साथ भूमि पूजन लोकार्पण करते हुए मुख्य कार्यक्रम में आएंगे। और जिस प्रकार से उनका स्वभाव है और जो वो लेके चलते भी हैं, हम सब जानते हैं कि उनका अपना आदिवासियों से अत्यंत प्रेम है। वो स्वयं गुजरात में रहे तो पूरे क्षेत्र के लिए बहुत काम किया था, और अब पूरे देश को, दुनिया में भारत का सभी वर्गों का मान बढ़े, सम्मान बढ़े, इस नाते से उनके इस दौरे की चाक-चौबंद व्यवस्था के लिए जबलपुर के पास शहडोल से मैं सीधा यहाँ आया हूँ, और यहाँ की व्यवस्था देख करके मुझे संतोष है। इस प्रकार से प्रबंधन किया जा रहा है। निश्चित रूप से कल का कार्यक्रम एक नया इतिहास बनाएगा। मैं और पूरी प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता, हमारे सारे अधिकारीगण सारी व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद करते हुए पलक पावड़े बिछा करके इंतजार कर रहे हैं। निश्चित रूप से कल हमारा झाबुआ एक नया इतिहास रचेगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर कितने उत्साहित हैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता और नेता और सरकार के नुमाइंदे।
आज चर्चा इसी पर होगी कि प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से जो 6 सीटें जनजातीय वर्ग के लिए आरक्षित हैं उन पर खासा फोकस है और मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आगाज क्या मायने हैं, कैसे होगा और इन सीटों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जनजातीय क्षेत्र ही क्यों चुना, तमाम सारे सवाल हैं, इनके जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट पैनल है। पहले परिचय आपका कराते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी, डॉक्टर राजेश जौहरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। भानु चौबे सर, आपसे ही पूछेंगे, क्या लगता है कि जनजातीय जो क्षेत्र है उसी को चुना गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी सभा करने के लिए, एक बड़ा संदेश देने के लिए और लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज करने के लिए? जी हाँ, वैसे तो अगर आम समझ हो, आम आदमी हो तो वो मंदिर प्रसंग के बाद निश्चिंत होकर घर बैठ जाता है कि चलिए अब बहुत हो गया, आराम से जीत जाऊंगा मैं। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता। तो उसके बाद जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो आदिवासी, और उसके बराबर जो वोट बैंक है ओबीसी, उसमें मुख्यमंत्री नियुक्त हो ही गए हैं। और अब आदिवासी पे लक्ष्य है। झाबुआ इस मायने में महत्वपूर्ण है कि आदिवासी बहुल है और गुजरात सीमा के भी आदिवासी इलाके जो है वो टारगेट होंगे। और ये चुनाव अभियान शुरू हो रहा है मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री के लिए ये पहला प्रधानमंत्री का दौरा है, उनकी भी परीक्षा है और ये राजनीतिक रूप से बड़ा सोचा समझा कदम है। इसके जरूर नतीजे भी कैलकुलेट किए गए होंगे। नतीजे कैलकुलेट किए गए होंगे। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, क्या लगता है कि कुछ कैलकुलेशन के आधार पर ही ये क्षेत्र चुना गया है? क्योंकि अलग अलग क्षेत्र भी हैं, देखिए बाकी के संसदीय क्षेत्र भी हैं, चाहे मंडला हो या फिर खरगोन हो या और सी बैतूल हो। देखिए महेंद्र जी, जब भी आदिवासी की बात आती है मध्य प्रदेश में, हम लोग जब स्कूल में छोटे छोटे थे, जब मध्य प्रदेश में नहीं थे दूसरे राज्यों में थे, तो जैसे ही मध्य प्रदेश के आदिवासी की बात आती थी तो सबसे पहले झाबुआ का नाम आता था। अब ये तो आज हम लोगों को, अपन लोग इतना सब समझ गए हैं, सबको अपने को सारी स्टैटिस्टिक्स मालूम है, इसलिए अपन को मालूम है कि मंडला में भी हैं और जबलपुर सागर के आसपास के इलाके में भी है, छिंदवाड़ा में भी हैं काफी आदिवासी। लेकिन मूलतः ऐसा माना जाता है कि जो आदिवासी कल्चर है वो झाबुआ अलीराजपुर वाला जो बेल्ट है उसी में है। एक बड़ी बात है, 2001 में आरएसएस ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था झाबुआ में, उसका नाम रखा था हिंदू संगम झाबुआ, उसका नाम रखा था। उसमें सुदर्शन, जो उनके के सुदर्शन जी थे, वो सत्संग चालक थे, वो आए थे, उन्होंने अपना उद्बोधन दिया था उसमें। तो उसमें पहली बार इस इलाके में 3 लाख स्वयंसेवक इकट्ठे हुए थे और वो ऐसा विहंगम दृश्य था। एज अ जर्नलिस्ट आई हैड कवर्ड दैट इवेंट। हम तो खुद देखा था। उस समय ड्रोन नहीं होते थे तो बड़ी ऊंची बिल्डिंगें चुननी पड़ती थी वो सब देखने के लिए, ऊंचे पहाड़ जैसा कोई इलाका टीला चुनना पड़ता था कि जो अपन को समझ में आए कि किस तरह का प्रोग्राम हुआ है। तो बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था वो। और आप देखिए 2001 का, उससे पहले उस इलाके में बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होती थी। वहां पर अगर आपको ध्यान हो, पता नहीं आप लोगों ने उस समय की राजनीति में आप देखा कि नहीं, वहां पर ऐसी स्थिति थी कि बीजेपी वाले झंडा लेके नहीं चल पाते थे कई इलाकों में। वो नेताजी, वो तो अब दिवंगत हो गए, उनका नाम लेना ठीक नहीं है, पर उनका इतना डर था, आतंक तो नहीं कहेंगे, डर था कि लोग डर के मारे बीजेपी वाले झंडा लेके भी नहीं चल पाते थे। लेकिन वो जो हिंदू संगम झाबुआ था वो एक टर्निंग पॉइंट रहा झाबुआ अलीराजपुर क्षेत्र की आदिवासी राजनीति में। और जब 2003 में जब उमा भारती जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उस समय इस इलाके से काफी सीटें उनको मिली। एग्जैक्ट गिनती तो याद नहीं है, पर बहुत सीटें आदिवासियों में उनको मिली। उस समय अपने जो दिलीप सिंह भुरिया जी उस समय जीवित थे और बड़ा दिलीप सिंह भुरिया जी का काफी बड़ा नाम हो गया था उस प्रोग्राम के बाद से। और उनका लेकिन फिर असमय चले गए वो, तो इस कारण से फिर उनकी बेटी भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई। दूसरी बात ये है कि अब जो उस समय हुआ था, तो भाजपा का कैलकुलेशन, जैसा अभी भानु चौबे जी ने कहा,
कि कुछ ना कुछ कैलकुलेशन तो होगा। ये बिना कैलकुलेशन ही कुछ भी नहीं करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कुत्ते को बिस्किट खिला रहे हैं, ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये ऐसी बेवकूफी वाली बातें। अगर ये कुछ करेंगे तो बड़ा सोच समझ के काम करेंगे। एक भी काम करेंगे तो आप सोचिए, उन्होंने हालांकि इस विषय से हटकर है कि उस चाय वाले को राजस्थान में फ्रांस के राष्ट्रपति के सामने जो यूपीआई से पेमेंट करना, वो भी एक उद्देश्य था कि फ्रांस में यूपीआई चालू करना है। तो ये बिना उद्देश्य के कुछ नहीं करते हैं। तो ये मान के चलिए कि झाबुआ या अलीराजपुर में कुछ बड़ी जो रैली होती है, इसका आसपास की कम से कम 30-35 ट्राइबल सीट है, जिसमें खरगोन भी है, खंडवा भी है, बड़वानी भी है, और धार तो है ही, अलीराजपुर है, झाबुआ है। इतने बड़े इलाके में असर होता है। बिल्कुल। तीसरी बात ये है महीन जी, एक छोटी सी बात और थी जी। पिछले जो विधानसभा चुनाव में धार की 7 में से 5 सीटें कांग्रेस को चली गई। हाँ। और ये बीजेपी को बहुत खटक रहा है, मतलब इतना खटक रहा है, आप सोचिए कुछ सीटें तो बहुत कम वोटों से गई। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए आज ही अभी धार के जो नेताजी लोग हैं वो बता रहे थे कि 40,000 लोग धार से जाएंगे वहाँ। उसमें तो कुल मिला के ये है कि धार की जो आदिवासी पॉलिटिक्स है उसको एक्टिवेट करना, ये जो 5 आउट ऑफ 7 का जो स्कोर रहा, ये लोकसभा में दिक्कत नहीं आए इसकी, इस कारण से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है इनकी जो ये रैली है यहाँ की। और ऐसा लगता है कुछ ना कुछ इसका असर तो होगा। ठीक बात है। रवि अवस्थी जी, आप क्या कहेंगे, क्या कैलकुलेशन हो सकता है? देखिए, एक कैलकुलेशन तो डॉक्टर राजेश जौहरी ने बताया और भानु चौबे सर कह रहे हैं बिना कैलकुलेशन के तो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी चिन्हित की गई है सभा स्थल, उसमें निश्चित ही कुछ ना कुछ बड़ा एक विजन छुपा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जगह पहुंचे हैं जहां पर लोग विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी आखिरी रैली की थी, तो अब लोकसभा चुनाव का आगाज करने भी वो वहीं पहुंच रहे हैं। कर रहे थे, मुझे ध्यान है शायद मोहनखेड़ा में, राजगढ़, धार जिले के राजगढ़ में मोहनखेड़ा आता है, वहाँ पर ये कार्यक्रम संघ ने किया था। और संघ ने वाकई में 2003 से पहले और 2003 के बाद भी काफ़ी मेहनत की थी और एक तरीके से भाजपा को सत्ता में वापसी दिलाई थी। लगातार 3 बार सत्ता में रहने के बाद चौथी बार जो है आदिवासी मतदाता कांग्रेस की तरफ चला गया। उसके अलग अलग कारण हैं। तो लेकिन 2018 के बाद 2023 में अगर आप विधानसभा की बात करें तो देखिए, हालांकि बीजेपी ने पिछले 3-3.5 साल में लगातार अभियान चलाया और इस वर्ग के मतदाताओं को लुभाने का पूरा जतन करा। उसके बावजूद आप देखिए उतना ही बड़ी सफलता बीजेपी को नहीं मिली जितनी वो अपेक्षा कर रही थी। आप ध्यान होगा 2018 में कांग्रेस को 30 सीटें मिली थी 47 में से, लेकिन अभी देखिए 50-50 का मामला है। 22 सीटें जो है वो कांग्रेस, नहीं 24 सीटें बीजेपी के पास है, 22 सीटें कांग्रेस के पास है, ऐसा समीकरण है। 24 है जी। तो देखिए अभी फिर भी मतलब जो अपेक्षा थी 8 सीटें बढ़ी है, पहले 16 थी, अब 8 बढ़ी है। आप सही कह रहे हैं, 24 हैं। तो स्वाभाविक तौर पर उतनी जो अपेक्षा थी कि शायद 30-32 सीटें कांग्रेस बीजेपी झटक लेगी, लेकिन वो हो नहीं पाया। और उसकी वजह एक ये भी रही कि लाडली लक्ष्मी, जो लाडली बहना योजना जो मास्टर गेम बनी, इसमें मास्टर स्ट्रोक रही, वो उसका लाभ पूरी तरीके से मांझरे टोलों तक नहीं पहुंच पाया। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जो वो एरिया है झाबुआ, खरगोन, धार, यहाँ पे जो आदिवासी बाहुल्य जातियाँ हैं वो ज़्यादातर मांझरे टोले, छोटे छोटे गाँव, छोटे छोटे कबीले मतलब उसमें बटी हुई है। तो आज भी वहाँ पर जो उनके सरपंच होते हैं या जो गांव के मुखिया होते हैं, उनके कहने पर ही तमाम मतदान के दिन वो असर दिखाई देता है। तो मुझे लगता है एक तो बड़ी वजह वो रही कि उतनी बड़ी सफलता बीजेपी को नहीं मिल पाई, और इसके चलते ही हुए देखिए झाबुआ को मुझे लगता है चुना गया है। क्योंकि ताकि, और एक बात और भी है, देखिए कि अगर मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की बात करें तो इस अनुसूचित जनजाति वर्ग में भी गोंड जनजाति के लोग जो है वो महाकौशल में ज़्यादा निवास करते हैं, और भील जो है वो ये झाबुआ, खरगोन वाली पट्टी में निवास करते हैं। भीलों मतलब जो गोंडों की अपेक्षा भील जो है थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी वो उतनी जागरूकता लोकतंत्र को लेकर उनमें नहीं है जितनी मैंने कहा ना कि सरपंच या जो मुखिया होते हैं आज भी उनके कहने पर ही सब कुछ होता है। नहीं तो इस सभा का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वही है, देखिए उद्देश्य वही है कि उस बेल्ट में, देखिए बीजेपी जानती है, देखिए पूरा नैरेटिव साइड है राम लहर की पर वो फिर एक बार सवार है, बावजूद इसके वो आदिवासी मतदाताओं यानी आम मतदाता तक पहुंचना चाहते हैं। और इसके लिए मुझे लगता है कि झाबुआ को चुना गया ताकि वहाँ प्रधानमंत्री 3 राज्यों का सीमावर्ती क्षेत्र, बिल्कुल एक वो बड़ा रीज़न भी है कि एक तो गुजरात राजस्थान से लगा हुआ इलाका है। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश की अगर केवल बात कर ले तो मध्य प्रदेश के आदिवासियों को साधने का एक बड़ा सेंटर है।
आपको ध्यान होगा कि पिछली बार जो शुरुआत करी थी प्रधानमंत्री जी ने वो शहडोल से करी थी। शहडोल में देखिए आप, वहाँ पर मैंने कहा ना कि वहाँ पे गोंड जनजाति के मतदाता है, भिलाला और इधर भील भिलाला ज़्यादा है। तो एक तमाम वो चीज़ है, वो पूरे बेल्ट को साधने की कहीं ना कहीं कोशिश है। पश्चिमी निमाड़ हो, चाहे वो आपका मालवा का वो अंचल हो जहाँ पर आदिवासी, खास करके धार में देखिए, धार में काफ़ी मतलब निराशाजनक परिणाम बीजेपी के ले रहे थे। तो वो अपने आप में एक बड़ा जिला है जिसको वहाँ पर मतदाता को साधने की कोशिश बीजेपी करने जा रही है। देखिए, गांव चलो अभियान एक भारतीय जनता पार्टी का मिशन है। भानु चौबे सर, गांव चलो अभियान के अंतर्गत उन क्षेत्रों पर ज़्यादा फोकस है जो या तो कांग्रेस के जहां विधायक हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक। थोड़ा सा अंतर रहा, कांग्रेस का थोड़ा ज़्यादा रहा, बीजेपी का कम रहा। लेकिन यहाँ पर ये जो फोकस्ड है लोकसभा चुनाव की दृष्टि से, ये भी ऐसा बिल्कुल जैसा डॉक्टर राजेश जौहरी कह रहे थे कि धार में थोड़ा उनका जो आंकड़ा है वो गड़बड़ा गया था, तो सेंटर झाबुआ रखा गया है। झाबुआ प्रॉपर में देखिए आप कि वहाँ भी भाजपा का विधायक नहीं है, लेकिन फिर भी यदि ऐसा हो तो क्या टारगेट हो सकता है? ये टारगेट बेस काम है कि प्रधानमंत्री वहां आए, चुनावी आगाज करें। राम लहर है ही, भारतीय जनता पार्टी का करंट है ही, कार्यकर्ता घर घर पहुंच रहा है, गांव चलो अभियान चल ही रहा है, बैक टू बैक बैठकें का दौर जो है वो जारी है, सभी इतनी फुल प्रूफ तैयारी है। तो यहाँ पर विपक्ष को कोई मौका देगी भारतीय जनता पार्टी की? इस बार नहीं देगी कि पिछली बार अब जनजाति वर्ग की जो 24 सीटें झटकने का काम किया है, देखिए 24 सीटें, 15 सीटों का नुकसान हुआ है कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में। तो अब इसकी भरपाई कांग्रेस कर पाएगी या भारतीय जनता पार्टी इन 24 सीटों के अलावा भी लोकसभा क्षेत्रों में जो बिलोंग करती हैं उनमें और ज्यादा बढ़त बनाएगी? केवल अभी मध्य प्रदेश की बात करें तो धार में 8 में से 5 विधानसभा कांग्रेस के पास है। खरगोन में 8 में से 5 विधानसभा कांग्रेस के पास है। और रतलाम झाबुआ में ज्यादा पीछे नहीं है, 3 सीट उसके पास है और 4 बीजेपी के पास है। एक वो दूसरी पार्टी आप पार्टी की तरफ चले गए। तो ये झाबुआ को फोकस करने का मकसद इन सीटों को मजबूत करना है जहां बीजेपी हारी है और लगातार यहाँ कांग्रेस का दबदबा रहा है। और 29 सीटों का अगर जैसा प्रधानमंत्री 400 सीट की बात कर रहे हैं और बीजेपी की 370 सीट की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस मध्य प्रदेश की 29 पूरी सीटें उनको चाहिए। उसमें से 3 तो हमारे सामने, हमारे क्षेत्र की जो पीछे है बीजेपी, तो वो एक-एक सीट पे फोकस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का कहा हुआ कुछ हल्की बात नहीं होती, बहुत वजनदार बात होती है, प्रतिष्ठा की बात है। और इसलिए वो एक-एक सीट, एक-एक इलाके को टारगेट करेंगे। आगे भी आप देखिएगा कि वो बहुत माइक्रो लेवल पर जाकर टारगेट करेंगे ताकि कोई कसर न रह जाए 420 में। और उस लिहाज से झाबुआ चुना गया है तो राजनीतिक रूप से सही निर्णय है। राजनीतिक रूप से सही निर्णय है। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, पिछला चुनाव यानी विधानसभा 2023 का चुनाव कई चेहरों पर हुआ था। मध्य प्रदेश के भी चेहरे उसमें समावित थे और जिन राज्यों में हुआ था उन राज्यों के नेता भी थे, लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा सबसे आगे था। अब तो केवल और केवल प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव होना है, केंद्र सरकार के निर्णयों पर चुनाव होना है। ऐसे में जनजातीय वर्ग को साधेंगे। पूरे ओवरऑल देश की बात करें तो 10 करोड़ से अधिक मतदाता हैं जनजातीय वर्ग के, और ये संदेश एक बड़े जनजातीय सम्मेलन से प्रधानमंत्री जो 11 फरवरी को देने वाले हैं, वो संदेश पूरे देश में जाएगा। जैसे ही यहाँ भोपाल में एक जनजातीय सम्मेलन हुआ था, आपको याद हो, उसमें भी प्रधानमंत्री की आमद हुई थी। तो ऐसे ही सम्मेलन, इसको जनजातीय कह सकते हैं हम, लेकिन ये चुनावी मोड का सम्मेलन है। तो ये जो संदेश देने की कोशिश है, ये केवल जनजातीय वर्ग को संदेश दिया जाएगा या फिर इसके माध्यम से पूरे देश को संदेश दिया जाएगा कि देखिए जो हम जिनके लिए सोचते हैं वहां जाकर हम अपनी बात भी रखते हैं और लोकसभा चुनाव में ये हमारा विजन रहेगा। देखिए, आपने देखा होगा इनको मध्य प्रदेश की 29 सीटें चाहिए भाजपा को। उसके लिए अब चाहे कुछ भी करना पड़े, कितने भी नेता, बड़े से बड़े नेताओं को उतारना पड़े। अभी उन्होंने बोल दिया
कल राज्यसभा में अमित शाह ने किसी बात पे बोला है कि हमारे बहुत सारे राज्यसभा वाले अब चुनाव लड़ने वाले हैं, पब्लिक में जाने वाले हैं। आप सोचिए कि उनकी तो प्लानिंग बिल्कुल फिक्स है। उन्होंने पहले भी कह दिया था कि जो ये है हमारे जो कई केंद्रीय मंत्री छोड़ेंगे अपनी केंद्र और जाके राज्य में चुनाव लड़ेंगे और जाके पार्टी के लिए काम करेंगे। तो ये अब देखिए, ये बीजेपी का वो जो विजन था और विजन उनके काम भी आया काफी हद तक। अभी एक बात जो आपने कही कि यहाँ से पूरे देश में संदेश जाएगा, तो देखिए पूरे देश में भले ही ना जाए, पर पूरे मध्य प्रदेश में भले ही ना जाए, पर ये जो महाकौशल, मालवा, निमाड़ जो है, ये 3 इलाके भी कवर कर लेते हैं। और अभी तो एक आध इनका जबलपुर या मंडला में एक आध और होना है। तो और हमें लगता है छिंदवाड़ा में भी जल्दी में प्रधानमंत्री की सभा होगी और उससे भी उसका भी असर दिखेगा आपको। लेकिन आप एक चीज देखिए कि पहले ही राष्ट्रपति अपने देश की जो एक आदिवासी इतनी विदुषी महिला है उनको बनाया गया है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये कोई छोटा फैक्टर नहीं है। देखिए, आप खुश करने के लिए किसी को कुछ भी बोल दो, किसी कंधे पे हाथ रख दो, पर राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्र का हेड एक आदिवासी को बनाना, ये सबको दिख रहा है। हालांकि वो बात अलग है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एक, और स्पेशली अपन जो फंडिंग ही अलग तरीके से हो रही है उनका काम ही है कैसे भी करके समाज को तोड़ना है। वो लोग इस पे लगे हुए हैं, लेकिन कैसे भी इसको ना माने इन सब बातों को। दूसरी बात, जब कमलापति स्टेशन नाम दिया गया था, वो भी एक बड़ा संदेश था। और इस तरह के जब टंटिया मामा के बारे में, टंटिया भील के बारे में बात हुई थी, जब बिरसा मुंडा के बारे में जो इन्होंने जनजातीय ब्रांड मातरों को सम्मान दिया इन्होंने किया था, जब इन्होंने किया था तो इन्होंने अपनी कथनी और करनी में अंतर नहीं दिखाई दिया था। अच्छा, अब क्या हुआ है, एक बड़ा फायदा जो बीजेपी को मिल रहा है वो इस बात का मिल रहा है कि इनके 3 जब से जनसंघ बनी है, जब से वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये लोग जब से कर रहे हैं काम, अटल बिहारी वाजपेयी, तब से 3 इनके नारे थे, एक था 370, एक राम मंदिर और एक कॉमन सिविल कोड। तो ये 2 पूरे कर दिए इन्होंने, तीसरे में भी बहुत कुछ कर दिया है। अगर आपने देखा हो ध्यान से तो कानून में ऐसा नहीं, काफी कुछ। उत्तराखंड तो गवाह बन गया इसका, उत्तराखंड गवाह बन गया। अब आप देखिए कि जो आदमी कोई भी ये जब लॉन्ग टर्म में देखा जाता है, हम ये देखेंगे कि महेंद्र जी ने 2 साल पहले जो बोला था उसको आज याद भी है कि नहीं उन्हें। और ऐसा अधिकतर राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं कि उनके हर साल मुद्दे बदलते हैं और कई बार तो हर 6 महीने में मुद्दे बदल जाते हैं। 11 फरवरी दिन भी खास है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि भी है। हाँ, और वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि भी है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो एकात्म मानववाद का सिद्धांत था, उसमें आदिवासी और जो सबसे किनारे पे बैठा हुआ एक इंसान है, सबसे अंतिम छोर का बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके बारे में विचार किया गया था पंडित जी के द्वारा। और आज आप देखिए कि वो जो एकात्म मानववाद का सिद्धांत है, वो तो अब बीजेपी के जो नई पौध है उनको मालूम भी नहीं है। उनसे अगर अपन कहते क्या सिद्धांत है तो वो बता भी नहीं पाएंगे। लेकिन उसी सिद्धांत के भरोसे आज भाजपा 0 से लेके यहाँ तक पहुंची हो, जो 400 सीट का जो अपना सपना देख रहे हैं, वो उसी के भरोसे कर रहे हैं। और देखिए, कोई बहुत मुश्किल नहीं दिख रहा है। जिस तरह से जो एक आंधी चल रही है, जिस तरह से, और ऊपर से कांग्रेस में जिस तरह से भगदड़ हो रही है, जिस तरह से कांग्रेस के अपने साथी छोड़ के भाग रहे हैं, खुद के जो एलाइज भी छोड़ के भाग रहे हैं और पार्टी के लोग भी छोड़ के भाग रहे हैं। पार्टी के अंदर ही बहुत सारी बातें हो रही है। और मणिशंकर अय्यर ने अब ये जो अपना अवार्ड दिए गए है ना, तो वो अपने आप में ये सारी चीजें ऐसी हुई हैं, कहीं ना कहीं हर चीज बहुत ही कैलकुलेटेड है। और ऐसा लगता नहीं है कि कोई बहुत मुश्किल है इस बार मध्य प्रदेश में। और धार में देखिए, आप देखिएगा धार और झाबुआ में इतिहास बनेगा इस बार। जीतना और हारना तो एक तरफ है, मतलब जीत और हार का इतिहास बनेगा। सही बात है, जीत और हार का इतिहास बनेगा। रवि अवस्थी जी, डॉक्टर राजेश जौहरी ने काफ़ी कुछ बताया कि क्यों आखिर ये पूरी प्लानिंग हो रही है, पूरा एक खाका खींच दिया। तो क्या लगता है कि ये प्लानिंग जो स्ट्रेटजी है, ये जो थिंक मेकर हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सब जानते हैं कि हमें कैसे कैसे आगे बढ़ना है स्टेप बाय स्टेप। कांग्रेस अभी यही सोच रही है कि हम अपने लोगों को कैसे संभालें, भगदड़ मचने से कैसे रोकें, क्या करें क्या ना करें। राहुल गांधी की 2.0 जो है यात्रा निकल रही है, दूसरी वाली।
तो ऐसे में क्या करे कांग्रेस? कांग्रेस इसका काउंटर कर पाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी और आगे बढ़ेगी? प्रधानमंत्री की 11 फरवरी की सभा देश को संदेश देगी, प्रदेश को क्या संदेश देगी? क्या मायने निकाले जाएं इसके पूरे, यदि कंक्लूड किया जाए तो? देखिए बिल्कुल महेंद्र जी, ये जो प्रधानमंत्री की सभा झाबुआ वाला जो है वो अनुसूचित जाति बाहुल क्षेत्र में, स्वाभाविक तौर पर आपने सही कहा कि इससे पूरे देश के आदिवासियों को एक कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश होगी। वैसे देखिए हिंदी बेल्ट का कार्यक्रम है और ज़्यादातर आप देखिए कि जो दूसरे अगर पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो वहाँ पर थोड़ी सी भाषाई प्रॉब्लम है, या दक्षिण भारत में जहाँ पर आदिवासी है वहाँ पर भी इस तरह की दिक्कत है। बावजूद इसके मैसेज तो जाता है। और लेकिन आप देखिए कि अगर पूरी स्ट्रेटजी देखी जाए तो देखिए तमाम क्षेत्रीय दलों को साधने की कोशिश भी करी है। जहां क्षेत्रीय दल काबू में नहीं थे तो उनको तोड़ दिया गया, चाहे और आप देखिए कि शिवसेना और राकापा इसका उदाहरण है। बिहार में नीतीश कुमार को ले आए, मायावती को अकेले लड़ने के लिए बाध्य कर दिया। तो ये तमाम जो जहां क्षेत्रीय दलों को वो जो कर सकते थे वो मैनेज उन्होंने किया, वो प्रबंधन उन्होंने बखूबी किया है। आप देखिए भारत रत्न को लेकर भी आप जिस तरह की सियासी चर्चाएं हैं तो स्वाभाविक तौर पर हर जगह को साधने की कोशिश उन्होंने करी। दक्षिण को, बिहार को, हिंदी बेल्ट में तो देखिए हिंदी राज्यों में तो स्वाभाविक तौर पर जो हिंदी बेल्ट में पूरा असर है, कहीं ना कहीं राम मंदिर की लहर, मैंने कहा ना कि नैरेटिव पूरा सेट है। यानी और बीजेपी की यही खासियत है कि वो ना तो जीत से उत्साहित होती है ना हार का गम उसको होता है। वो अपना सतत आगे के लक्ष्य को लेकर चलती है और जो उसका लक्ष्य है। भाजपा की एक बड़ी लाइन है कि वो अपनी जीत से बहुत ज्यादा अति उत्साह में नहीं आती और लगातार वो अपना काम करती रहती है। वो कहते हैं ना उनके नेता कि हम तो 24/7 चुनावी मोड में रहते हैं। भानु चौबे सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं और फिर उसके बाद 11 फरवरी को अब जनजातीय वर्ग के महासम्मेलन का हिस्सा बनने वाले हैं। हालांकि हिस्सा बनने वाले हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सौगातें भी देंगे, तो सौगातों के साथ साथ बातें भी बताएंगे कुछ। हाँ, निश्चित रूप से ये तो जरूर बताएंगे कि कांग्रेस के राज में उनका शोषण कैसे हुआ या उनके साथ क्या जातियां हुई, ये जरूर गिन के लाए होंगे, वो बताएंगे जरूर। और सौगातें देंगे, वो तो आजकल मतदाता को भरमाने का एक वैधानिक तरीका है कि चुनाव के पहले ही आप इतना पैसा खर्च करें सरकार का और उस इलाके को टारगेट करें जहाँ कमजोर है पार्टी। आप इतने लंबे समय से देख रहे हैं भानु चौबे सर, इससे लाभ बीजेपी को होता दिखाई दे रहा है? भाजपा को लाभ ऐसा है साहब, जब आदमी का समय अच्छा चल रहा हो, लहर पे सवार हो, तो ये छोटे मोटे कदम भी उसको लाभ ही देते हैं। मैंने देखा कि फायदा ही हुआ है इसका। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश जौहरी, डॉक्टर भानु चौबे सर, रवि अवस्थी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए 29 सीटें मध्य प्रदेश की और उसमें से 6 जनजातीय वर्ग के लिए आरक्षित, लेकिन प्रधानमंत्री का दौरा इन 29 सीटों से इतर भी कहीं फोकस्ड है, चाहे फिर वो राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो या अन्य राज्यों के जनजातीय वर्ग के लोग हों। क्योंकि आपको एक स्मरण करा दें कि पूरे देश में करीब 10 करोड़ से ज़्यादा जनजाति वर्ग के मतदाता हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 फरवरी को जो दौरा होगा, जो जनजातीय वर्ग के कार्यकर्ताओं को, लोगों को, महिलाओं को, युवाओं को वो संबोधन देने वाले हैं, वो बात कितनी दूर तक जाने वाली है। कितना फोकस्ड है मध्य प्रदेश? क्या वास्तव में क्लीन स्वीप कर पाएगी कांग्रेस? प्रधानमंत्री क्या कुछ कहने वाले हैं, हम सब सुनेंगे, आपको बताएंगे और वो भी बताएंगे कि जो उन्होंने कहा उसके दूरगामी क्या परिणाम होंगे। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।